अच्छा बेटा, मई जून 23 हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि 23 के पेपर सारे मैं करवाऊंगा, क्योंकि वो नए पेपर्स हैं और वो नए वेरिएंट के हिसाब से हैं। तो हम लोग सारे वेरिएंट तकरीबन अटेम्प्ट करेंगे। जो पुराने पेपर्स हैं वो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट कर लें। अगर उनमें कोई इश्यू हो तो यूट्यूब पे वो अपलोडेड है ऑलरेडी। आप लोगों के पास ड्राइव का एक्सेस है, तो वहाँ से आप लोग जो है वो उसको कवर अप कर सकते हैं। वेरिएंट 12 हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। पेपर 1 वेरिएंट 2 Feb March 24 अब तक बेटा B1 मेरे पास नहीं आया। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेरिएंट 12 को देख लिया था। अब हम लोग वेरिएंट 1 को देख रहे हैं, पेपर 1 वेरिएंट 1। ठीक है, यहाँ पे आइएगा। कहता है व्हाट इज अ प्रोड्यूस्ड मींस फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कहता है एक ऐसी चीज जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आती है, ऐसी कौन सी चीज है बेटा? सिंपल है, आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। कैपिटल मशीन व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। A hospital management board decides to reallocate $800,000 from its 1.2 million new buildings budget to spend on cancer care. What is the opportunity cost of this decision? कहता है कि 1.2 मिलियन में से 8 लाख आपने कैंसर के और केयर के ऊपर डाल दिया। तो इसकी जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अच्छा, वो 8 लाख रुपया आया कहाँ से? वो आया था नए बिल्डिंग के बजट से। ठीक है, नए बिल्डिंग के बजट से आया था। तो बेटा 8 लाख रुपए से जो बिल्डिंग बन सकती थी, अब वो बिल्डिंग नहीं बन रही। अब वो बिल्डिंग नहीं बन रही, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट करेगा। तो इसका आंसर क्या है आपके पास? डी। The diagram shows the change in country's production possibility curve from XX to YY. What would explain this change? कहता है कि आप XX से उठ के कहाँ चले गए हैं? आप आ चुके हैं बेटा YY के ऊपर। यानी कि आपका Y जो है वो बढ़ चुका है, सॉरी फूड जो है वो बढ़ चुका है, और आपका ड्रिंक जो है वो कम हो चुका है। तो कहता है ये क्या हो रहा है हमारे पास बेटा? तो यहाँ पे देखिएगा, पहला ऑप्शन आपसे कहता है कंज्यूमर चूज टू कंज्यूम मोर फूड एंड लेस ड्रिंक। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है गवर्नमेंट टेक्स फूड प्रोडक्शन एंड सब्सिडाइज ड्रिंक प्रोडक्शन। तीसरा कहता है प्रोडक्टिविटी रोज इन फूड प्रोडक्शन एंड फेल इन ड्रिंक प्रोडक्शन। डी कहता है देयर वर मोर इंपोर्ट ऑफ फूड एंड मोर एक्सपोर्ट ऑफ ड्रिंक। बेटा अब ये देखो, ये आपके पास गिवन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा आपको आपकी प्रोडक्शन के बारे में बताता है, वो कभी भी आपको आपकी कंजम्पशन के बारे में नहीं बताता। यानी कि वो आपको कंज्यूमर की स्पेंडिंग पैटर्न के हवाले से नहीं बताएगा, वो हमेशा प्रोडक्शन के हवाले से बताएगा। तो बेटा ये कंज्यूमर को तो काट दो। ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स्ड फूड, बेटा पीबीसी कभी भी टैक्सेस के बारे में भी नहीं बताता, इसको भी काट दो। डी कहता है देयर वर मोर इंपोर्ट्स, बेटा पीबीसी कभी भी इंपोर्ट ऑफ फूड वगैरह के बारे में नहीं बताता, इसको भी काट दो। तो आंसर क्या बचा आपके पास? ये प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गया फूड के अंदर, और ड्रिंक में आउटपुट क्या हो चुका है? कम हो चुका है। A factory manufactures chairs. The manufacturing process is divided into number of tasks. यानी कि बेटा यहाँ पर डिविजन ऑफ लेबर चल रही है आपके पास, डिविजन ऑफ लेबर। What is a likely disadvantage of this division of labor? तो डिविजन ऑफ लेबर के अंदर आप लोगों ने डिसएडवांटेजेस कुछ पढ़े हुए हैं। एक तो था आपका बोर्डम, कि एक ही काम कर करके आप बोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक पॉइंट आपके पास ये था कि भाई आप जो है वो एब्सेंटीइज्म, सही है, एब्सेंटीइज्म वाला पॉइंट है। ये दो तीन ड्रॉबैक्स आप लोगों को पता होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन मोटिवेशन, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि बोर्डम की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, बोर्डम की वजह से हो रहा होता है। तो ये मोस्ट लाइकली ऑप्शन आपके पास है। डिक्रीज इन आउटपुट, बेटा जब भी आप डिविजन ऑफ लेबर करते हैं तो उससे आपका आउटपुट बढ़ता है, आपका आउटपुट कम नहीं होता। डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, बेटा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। डिक्रीज इन क्वालिटी, बेटा क्वालिटी आपकी बढ़ती है। तो आंसर इज ए। Which row correctly describes the relationship between two goods implied by the value of the cross elasticity of the good? कहता है कि कौन से दो गुड्स हैं जो आपके पास मैच कर रहे हैं आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से। तो बेटा पहला ऑप्शन जो आपके पास है वो है -2, और इसकी डिस्क्रिप्शन है कॉम्प्लीमेंट्स, वीक कॉम्प्लीमेंट। सही है भाई। बेटा बी कहता है -0.5, और वो कहता है वीक सब्स्टिट्यूट्स। पहले माइनस की बात कर ले। बेटा जब भी आपकी कॉम्प्लीमेंट्स की बात होती है, जितना नंबर बड़ा होता रहता है ना, जितना नंबर बड़ा होता रहेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग उसके मामला आते रहेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर माइनस तो होता है, ये बात तो आपकी सही है।
लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट होगा, ये वीक कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ाया, हल्का सा गाड़ी की प्राइस में चेंज आया जिससे हमारे पास पेट्रोल की डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया। समझे बात को? तो ये क्लोज यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट होगा, वीक कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगला -0.5, -0.5 सब्स्टिट्यूट्स की बात होती है। अच्छा अब बेटा मुझे एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूट्स की रिलेशनशिप जो होता है वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? सब्स्टिट्यूट का रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड क्या होगी? कोक की प्राइस बढ़ेगी तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी? अबे कोक की प्राइस बढ़ेगी तो पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? पॉजिटिव है ना। सब्स्टिट्यूट में कैसे रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव। कि कोक की प्राइस बढ़ेगी तो पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? पॉजिटिव। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस। तो ये तो रिलेशनशिप ही गलत हो गया। सही। डी पे आओ, +2.0। तो ये बेटा आ गया अपने पास स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट। अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम बेटा, कॉम्प्लीमेंट में रिलेशनशिप कैसा होता है? नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। तो ये भी क्या हो गया? गलत। +0.5 क्लोज एंड वीक सब्स्टिट्यूट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्स्टिट्यूट। बेटा यहाँ पर वीक सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? पेप्सी वर्सेस 7 अप। मैंने क्या बताया, जितना बड़ा नंबर होगा उतना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट होगा, जितना छोटा नंबर होगा उतना वीक सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो छोटा नंबर है और साथ में साइन कौन सा लगा हुआ है? पॉजिटिव, जो किसकी इंडिकेशन करता है? सब्स्टिट्यूट की। और क्योंकि नंबर छोटा है तो वीक सब्स्टिट्यूट होगा। समझे? व्हाट डज कंज्यूमर सरप्लस मेजर? बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, विलिंगनेस माइनस एक्चुअल प्राइस पेड। तो बेटा क्या लिखा हुआ है? कंज्यूमर्स गेन फ्रॉम परचेजिंग अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस बिलो दैट दे आर विलिंग टू पे। तो विलिंगनेस माइनस एक्चुअल प्राइस पेड, ये आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन आ गई। 7 कहता है when the price of good X is $2, the quantity supplied is 100,000. The price elasticity of supply of good X is 0.8 in the short run and 1.4 in the long run. The price of good X increased to 2.2 dollars. ठीक है? What is the increase in quantity supplied of good X between short run and long run? तो बेटा आपके पास देखें प्राइस का चेंज गिवन है, सही है। आपके पास शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की पीईएस गिवन है, समझे बात को। बट आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी नहीं गिवन। तो आपको पीईएस के हिसाब से, पीईएस के फॉर्मूले के हिसाब से सारी मेजरमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के दो अलग अलग कैलकुलेशन कर रहा हूँ, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अच्छा पहले जरा प्राइस को हाईलाइट कर लेते हैं। बेटा ये आपकी प्राइस चल रही है $2 से कितनी हो गई है? 2.2। आपकी प्राइस $2 से कितनी हो गई है? 2.2 हो चुकी है। और आपके पास ये दो डिफरेंट पीईएस गिवन है। और आपके पास यहाँ पे सबसे पहले परसेंटेज, सॉरी, ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड गिवन। सही। अब इधर आइएगा जरा, बेटा शॉर्ट रन की बात करते हैं। पीईएस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही है मामला। अब देखो जरा, शॉर्ट रन में आपकी पीईएस कितनी है भाई? शॉर्ट रन में आपके पास गिवन है 0.8। सही है, ये लिखी हुई शॉर्ट रन में पीईएस 0.8 है। मुझे बेटा पहले निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? एक्स। इसको मुझे डिवाइड करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के साथ। तो बेटा उधर आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा? 10%। चेक करो, यही आ रहा है। न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, 10% आ रहा है। बेटा 0.2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 करें। 0.2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 10% आ गया। सही है, चलो 10%। ठीक है भाई। अच्छा तो बेटा आपके पास पीएस निकालेंगे तो अब ये देखिएगा कितना परसेंट चेंज आ रहा है। अब जरा मल्टीप्लाई करवाएं इसको, ये हो जाएगा आपके पास 8% का चेंज आ रहा है। यानी कि शॉर्ट रन के अंदर आपकी प्राइस जो 10% से बढ़ रही है, आपकी सप्लाई फिर कितने से बढ़ेगी? 8% से। तो बेटा आपके पास पहले सप्लाई कितनी थी? 1 लाख थी।
1 लाख यूनिट थे, तो 1 लाख का जरा 8% निकालो, कितना होता है इंटू 8%, 8,000 आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन के अंदर आपकी ये सप्लाई, कितने से सप्लाई बढ़ी है यार, 8,000 से सप्लाई बढ़ी। अब इसको लॉन्ग रन में कन्वर्ट करें। बेटा लॉन्ग रन में पीईएस कितनी है आपकी 1.4, ये लिखी भी, इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 10%। ठीक है, तो बेटा लॉन्ग रन में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना आ गया आपके पास, 14% आ गया, 14% आ गया। बेटा शुरू में आपकी देखो सप्लाई कितनी चल रही है, 1 लाख चल रही है, 1 लाख चल रही है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 14%, कितना आ गया ये 14,000। बेटा शॉर्ट रन में कितनी सप्लाई थी, लॉन्ग रन में कितनी हो गई, कितने से सप्लाई आपकी इंक्रीज हो रही है, कितने से, तो आंसर क्या बनेगा इसका, समझ गए बात को, क्लियर है। तो उसने आपको बोला भाई कि भाई ये बताओ कितने से आपकी सप्लाई बढ़ रही है शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर, तो ये आपने अपना आंसर इस तरह डेवलप किया। सही, 8 पे है। The diagram shows European market for diesel fuel and original equilibrium is at M. Europeans want low emission cars and therefore the demand for diesel fuel has decreased from D1 to D2. Which area represents the new producer surplus for companies supplying diesel fuel? अच्छा भाई यहाँ पे आओ, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। बेटा पहले आपके पास ये प्रोड्यूसर सरप्लस चल रहा था, चाहिए, पहले ये प्रोड्यूसर सरप्लस चल रहा था, अब आपके पास ये प्रोड्यूसर सरप्लस चल रहा है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस आपके पास आ रहा है, तो वो आपसे ये पूछता है भाई कि मुझे ये बता दें आपका नया प्रोड्यूसर सरप्लस क्या चल रहा है, तो नया प्रोड्यूसर सरप्लस क्या आ गया आपके पास, JHN। सही, सिंपल आंसर है आपका। In which situation is the demand for product said to be price elastic? इलास्टिक कब होते हैं, द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। बेटा ये तो हर पीढ़ी के अंदर होता है, हर वैल्यू में होता है। एंड इंक्रीज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, ये तो बेटा बेसिक सा लॉ है, इसमें क्या नई बात कर रहा है ये। एंड इंक्रीज इन प्राइस इंड्यूसेस कंज्यूमर्स टू स्पेंड मोर ऑन द प्रोडक्ट, बेटा ये होता है इन इलास्टिक के अंदर। जब प्राइसेस ज्यादा से बढ़ती हैं तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, ये इन इलास्टिक में होता है। आंसर क्या बचा आपके पास, कि डिक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज रेवेन्यू। याद करें, प्राइस हल्की सी कम होगी, डिमांड ज्यादा से बढ़ेगी और आपके रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, समझे बात को। 10, golf club membership fees in Singapore have risen as a result of restrictions on travel to cheaper golf courses in neighboring countries and the closure of some local courses। तो बेटा पहले तो चलो इतनी लाइन पढ़ लो, क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि सिंगापुर में क्या हुआ, मेंबरशिप फीस बढ़ गई। इसके पहले एक रीजन तो ये है कि नेबरिंग कंट्रीज में जो है वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ गई और लोकल कोर्सेज जो हमारे पास है ना वो जरा से बंद होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, वो आपके बंद होना स्टार्ट हो गए। तो बेटा एक चीज को तो समझ लें, आपकी डिमांड तो बढ़ेगी। आप अभी किधर बैठे हुए, एक्स पे, आपकी डिमांड तो बढ़ेगी, इतनी बात मान, ठीक है। द सप्लाई ऑफ गोल्फ कोर्स मेंबरशिप, अच्छा जब आप एक्स पे बैठे हो इसका मतलब ये है कि बेटा आपकी डिमांड जो है वो ये चल रही है और आपकी सप्लाई जो है वो ये चल रही है। सही, तो डिमांड तो आपकी बढ़ेगी। आगे, द सप्लाई ऑफ गोल्फ क्लब मेंबरशिप इज डिटरमिन्ड बाय द करंट नंबर ऑफ कोर्सेज। कहता है कि आपके पास करंट नंबर ऑफ कोर्सेज के हिसाब से आपकी सप्लाई अफेक्ट होती है। बेटा एक चीज ने यहाँ पे लिख के दी हुई है, बड़े गौर से वापस उस चीज के ऊपर जा रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, क्लोजर ऑफ सम कोर्सेज। क्लोजर ऑफ सम कोर्सेज का मतलब क्या है कि बेटा आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा, कम हो गई होगी, तो आपकी सप्लाई किस तरफ आएगी, पीछे, और आपकी डिमांड किस तरफ जा रही है, ऊपर। आप एक्स से उठ के किधर आ जाएंगे, समझ गए बात को, आप एक्स से उठ के आ जाएंगे पी के ऊपर। Diagram shows demand supply curve for solar energy in India. The initial equilibrium is at X. The Indian government increases the subsidy to solar energy producer. बेटा आप किधर बैठे हुए हो, एक्स पे बैठे हुए हो। कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी, तो बेटा आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ जाएगी। At the same time, there is a rise in the price of alternative sources of energy. यानी कि बेटा जो हमारे पास सोलर पावर की सब्सिट्यूट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई।
तो सोलर की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोलर की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा सोच के बोला जाए। पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी तो कोक की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगी। सोलर के जो सब्सिड्यूट है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार कोयला हो गया कुछ भी हो गया, इनकी प्राइस बढ़ गई तो सोलर की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यही मैं पूछ रहा हूँ ना। तो सब्सिडी से सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम जब आपका ऑल्टरनेटिव एनर्जी महंगी हो रही है तो उससे सोलर की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप एक्स छोड़ के कहाँ पे आ जाएंगे? समझ गए? A specific tax is placed on the sale of bottles of lemonade. कहता है स्पेसिफिक टैक्स लगा दिया है लेमनेड के ऊपर। तो बेटा स्पेसिफिक टैक्स का मतलब क्या है? ठीक है। In the diagram, S is the supply curve before imposition. Could you explain then again? बेटा 2 मिनट रुको, पहले ये कर लेते हैं, फिर 10 पे जाते हैं। In the diagram, S is the supply curve before imposition of tax and ST after tax. तो बेटा आपका सप्लाई जो है वो ऐसा पीछे की तरफ आ रहा है due to indirect tax. सही? Which distance represents specific tax on each bottle? बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है। ये आपका सप्लाई कर्व है बिफोर इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब बेटा सप्लाई बढ़ेंगे तो सॉरी टैक्सेस बढ़ेंगे तो सप्लाई का पीछे आ जाएगा एस से एस वन। और एस से एस वन का जो गैप होता है ये गैप किसको रिप्रेजेंट करता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो बेटा देख लो कहाँ पे गैप आ रहा है, ये आ रहा है गैप आप लोगों का, ठीक है। ये आ रहा है गैप आप लोगों का। तो 12 का आंसर क्या होगा बेटा? ठीक है। अच्छा 10 की बात करते, 10 सॉरी 10 पूछ रहे हैं भाई आदिल हमारे कि सर 10 वापस से बता दें। बेटा वापस से सुन लो, इसकी मैं सेपरेट डायग्राम बनाता हूँ यार। यहाँ पे आ गई प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी। बेटा ये आपका डिमांड चल रहा है और ये आपके पास सप्लाई ऑफ गोल्फ कोर्सेज आ रही है, ठीक है। ये आपके पास सप्लाई ऑफ गोल्फ कोर्स आ रही है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई और आप यहाँ पे बैठे हुए पॉइंट एक्स। ऊपर पॉइंट्स पढ़े, इसने क्या बोला? इसने पहली बात ये बोली कि यार जितनी भी आपकी नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनके अंदर आपको रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं और अब आप वहां पे गोल्फ खेलने नहीं जा सकते। तो बेटा लोकल में डिमांड पे क्या अफेक्ट आएगा? लोकल गोल्फ कोर्स की डिमांड पे क्या अफेक्ट आएगा? बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी डिमांड पे हमारे पास क्या अफेक्ट आ गया कि वो बढ़ गई, पीछे D1 आ गया। प्लस उसने ये बोला कि यार हमारे पास जो गोल्फ कोर्सेज है ना, ये देखो ये लाइन पढ़ो क्या लिखी है। कह रहे हैं कि जो हमारे पास गोल्फ कोर्सेज है वो गोल्फ कोर्सेज क्या हो गए हैं, आप बंद हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं। तो बेटा उससे सप्लाई पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? सप्लाई अभी कम हो जाएगी। आप ऐसा पीछे आ गए फ्रॉम एस टू एस वन और आपके पास अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा, दैट इज योर पॉइंट, ठीक है। ये कहानी चलती है। 12 हो गया, 13 के ऊपर जा रहे हैं। डिमांड फॉर मेडिकल फेस मास्क एक्सीड्स सप्लाई ड्यूरिंग डिजीज आउटब्रेक। कहता है कि बेटा आपके पास डिमांड बढ़ गई है, यानी कि सरप्लस हो गया। सिंपल लफ्जों में क्या हो रहा है भाई? सरप्लस हो रहा है, ये एक्सेस सप्लाई हो रही है आपके पास। व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस एक्सेस डिमांड? तो बेटा एक्सेस, सॉरी शॉर्टेज हो, सॉरी सॉरी एक्सीड सप्लाई है ना, शॉर्टेज हो, शॉर्टेज हो रही है, एक्सेस डिमांड हो। व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस एक्सेस डिमांड? तो बेटा सम कंज्यूमर्स डू नॉट हैव इफेक्टिव डिमांड। The demand for medical face mask is priced inelastic in the short run. The price of medical face mask is fixed below the equilibrium price. The supply of medical face mask is inelastic in the short run. बेटा जरा बात सुन। कहता है कि एक्सेस डिमांड क्यों हुई होगी आपको, यानी कि शॉर्टेज क्यों हुई है? शॉर्टेज का मतलब क्या है कि डिमांड आपके पास ज्यादा है और सप्लाई आपके पास कम, ठीक है। ये कहानी चल रही है। और बेटा हम लोगों ने इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है सिंपल सा, जो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि जब प्राइस कम होती है तो ये गेन होता है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखो ना कहाँ पर आपकी प्राइसेस कम हो रही है, वो हो रही है पार्ट सी में। कि प्राइस ऑफ मेडिकल मास्क जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे इंप्लीमेंट हो रही है। तो जब वो नीचे इंप्लीमेंट होगी तो आपके पास ये देखो, ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, ये इक्विलिब्रियम मामला चल रहा है ना। अब वो प्राइस यहाँ पे आ गई तो शॉर्टेज ही होगी, लाजमी सी बात है। ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, मार्केट में शॉर्टेज तो होगी। समझे? डी क्यों नहीं है, डी भी देख लेते हैं भाई।
द सप्लाई ऑफ मेडिकल फेस मास्क इज इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन। बेटा वो तो इलास्टिसिटी और डिमांड एंड सप्लाई के साथ लिंक हो जाएगा ना, फिर वो इक्विलिब्रियम के साथ थोड़ी लिंक होगा। जब वो इक्विलिब्रियम, जब इनइलास्टिक सप्लाई होगी ना, तो उसमें सप्लाई ऐसे पीछे आएगा इक्विलिब्रियम के साथ, वो पीछे शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट में तो वो वापस से यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देगा, हमें तो डिसइक्विलिब्रियम में रहना है ना। अच्छा भाई, आ जाए 14 के ऊपर। The diagram shows demand and supply curve for a good. The government fixes maximum price at OP1। बेटा आंखें खोल के पढ़ा करें, उसने क्या लिख दिया यहाँ पे कि हमने क्या लगा दिया है, हमने लगा दिया है मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, यानी कि ये क्या लगा रहा है, इनअफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस। क्या लगा रहा है ये, इनअफेक्टिव, यानी कि इसका कोई काम ही नहीं होगा, फजूल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना भाई, व्हाट वुड हैपन, कंज्यूमर्स वुड हैव टू बी rationed टू क्वांटिटी OQ1, यानी कि कहता है कि हमें आना है इधर। बेटा जब वो इनअफेक्टिव लगा दी ना उसने मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस का मतलब क्या है, या तो इतना या इसके नीचे, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। जब इस गधे ने लगाई ही ऊपर है तो मैं नीचे तो आ सकता हूँ ना इजीली। क्या मैं लॉ तोड़ रहा हूँ, नहीं तोड़ा, तो क्या कोई रैशनल आउट का मामला आएगा, मैं तो वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगा भाई। आगे बढ़ो, गवर्नमेंट वुड हैव टू इंट्रोड्यूस सब्सिडी, यानी कि वो सब्सिडी देगा जिससे और ज्यादा ऐसा गधों वाला मामला होगा। भाई मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम है, दैट इज इनअफेक्टिव। द मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ वुड बी डिमांडेड एंड सप्लाइड। क्यों, क्योंकि बेटा मैं तो नीचे आ जाऊंगा ना फिर, अगर मैं अबव द इक्विलिब्रियम मैक्सिमम प्राइस लगाऊंगा तो मैं तो वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। हमेशा याद रखें, जब भी आप इनअफेक्टिव मैक्सिमम या मिनिमम प्राइस लगाते हैं, उससे आपके इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सही है, गवर्नमेंट ने बोला भाई या तो 150 रुपए का बेचो या 150 रुपए से कम का बेचो, आपने देखा मार्केट में 120 रुपए के ऊपर इक्विलिब्रियम आ रहा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था, या तो 150 या इसके नीचे, इससे ऊपर नहीं। मार्केट के हिसाब से 120 का इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो आप 120 पे ही बेचेंगे ना, आप लोग भी लॉ तोड़ा, नहीं तो आप वापस इक्विलिब्रियम पे आ गए। समझे बात को? तो ये केस है। सप्लाई ऑफ क्वांटिटी OQ2 वुड बी गारंटीड, बेटा कोई गारंटी नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम वापस से पीछे की तरफ। Which statement correctly describes absolute advantage, बेटा सिंपल सी डेफिनेशन को देखिएगा, डेफिनेशन आपकी लिखी हुई ये रही कि जहां पर आपका आउटपुट ज्यादा होता है पर यूनिट ऑफ रिसोर्सेज यूज एज कंपेयर टू अदर। टेबल shows income and wealth of Yasmin। What is the value of Yasmin's wealth? बेटा wealth और income ये दो अलग अलग मैंने आपको चीजें बताई थी। वेल्थ ओवर द टाइम जनरेट होती है और इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ मंथ या फिर इस तरह हमारे पास जो महीने की आती है वो इनकम होती है। तो बेटा यास्मीन की वेल्थ में क्या क्या चीजें आएंगी, चिल्ड्रंस वेलफेयर बेनिफिट, बेटा ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ये आपकी वेल्थ नहीं होती। ये गवर्नमेंट आपको महाना कुछ पैसे दे रही होती ताकि बच्चों को सपोर्ट हो सके, तो ये आपकी वेल्थ का पार्ट नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, बेटा ये शेयर खरीदने की इनकम होती है, ये आपकी वेल्थ का पार्ट नहीं है। हाँ अगर ये लिख के देता ना शेयर्स, तब ये वेल्थ का पार्ट, समझे, अगर वो सिर्फ ये लिख के देता ना शेयर्स, ये वेल्थ का पार्ट, लेकिन जब उसने डिविडेंड लिख दिया इसका मतलब है कि ये आपकी इनकम। सही है, प्रॉपर्टी ओन, यस बेटा ये आपकी वेल्थ का पार्ट। सही है, सेविंग इन बैंक, यस ये आपकी वेल्थ का पार्ट है। शेयर्स, यस ये आपकी वेल्थ का पार्ट है। वेजेस, नो ये आपकी इनकम का पार्ट है। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 43,000। सही है, ये आपका टोटल आ चुका है। आगे, which group is most likely to suffer during high inflation? कौन सबसे ज्यादा सफर करेगा इन्फ्लेशन जब बहुत ज्यादा हो रही होगी, बोरोवर, इंपोर्टर, प्रोड्यूसर या फिर फिक्स्ड वेज अर्नर। बेटा पेंशन वालों का केस याद करो, अफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन बताए थे। Which statement explains why aggregate demand curve is downward sloping? बेटा aggregate demand आपका downward sloping क्यों होता है, जैसे प्राइस गिरेगी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट बिकम मोर इलास्टिक। मैंने ऐसा तो कभी नहीं बताया आपको, तो नेचर ऑफ गुड पे डिपेंड करता है। सही है, नेचर ऑफ गुड पे डिपेंड करता है। एज प्राइस फॉल्स फ्यूअर गुड्स आर इंपोर्टेड, बेटा किसने बोला, अगेन नेचर ऑफ गुड है, अगर मैं कोई नेसेसिटी गुड बाहर से मंगवा रहा हूँ तो क्या मैं बाहर से मंगवाना छोड़ दूंगा ऐसे मेरी प्राइस कम होगी तो। एज प्राइस फॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज, बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब प्राइसेस कम होती है ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाता है।
रीजन इसके पीछे ये है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सके ताकि वापस से हम लोग इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ आ सके। एज प्राइस फॉल रियल वेल्थ राइजेस एंड सो स्पेंडिंग इंक्रीजेस। बेटा प्राइस कम होगा, रियल वेल्थ का मतलब क्या है, एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। आपकी वेल्थ इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ जाती है। यू कैन स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यू कैन कंज्यूम मोर गुड्स एंड सर्विसेज। समझे बात को? तो ये आपकी स्पेंडिंग फिर इंक्रीज करवाता है, तो ये आपका आंसर है डी। Diagram shows aggregate demand, aggregate supply for an economy with changes in subsidies and indirect taxes would have caused the change from AS1 to AS2। बेटा सप्लाई कम हो चुकी है, यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का यहाँ पर जिक्र होने का चांसेस है। हायर सब्सिडीज, बेटा हायर सब्सिडी से सप्लाई बढ़ती है, यहाँ पर सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। हायर सब्सिडीज अगेन ये भी नहीं होगा। लोअर सब्सिडीज ओके, लोअर सब्सिडीज ओके, ठीक है, तो ये बात तो अपने को समझ आ गई। अच्छा जी, हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस, क्योंकि सप्लाई को कम करवाना है। लोअर इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो बेटा इससे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, इससे सप्लाई कम हो रही है, उससे सप्लाई बढ़ रही है, तो बेटा ये तो फिट्टूस हो गया, ये तो फिट्टूस हो गया, ये तो अपनी जगह से ही नहीं हिलना चाहिए। समझे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? कोई टेंशन वाली बात यहां तक? अच्छा भाई 20 पे आए। 15 रिपीट, अबे इतने पुराना एमसीक्यू बता रहे हो यार, उसी टाइप पे बता दिया करें ना। एब्सोल्यूट बेटा तो डेफिनेशन है यार, इसमें मैं क्या समझाऊं, 15 तो डेफिनेशन है यार। एब्सोल्यूट एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपैरेटिव बताता है, वेजेस वगैरह का कोई लिंक नहीं होता, प्राइस का लिंक टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ होता है, आउटपुट की बात करते हैं ना एब्सोल्यूट एडवांटेज। 20, the graph gives the percentage of unemployed for all people age 16 and over and for young people age 16 to 24। तो परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड गिवन है एज 16 एंड ओवर, एज 16 टू 24। तो बेटा 16 से 24 साल के लोग यहाँ पर गिवन है और 16 के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पर टोटल एवरेज आपके पास गिवन है। What is the consequence for consumer expenditure on products consumed by the 16 to 24 age group over period of 2010 से 2020? कहता है कि भाई कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के लिहाज से क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करेंगे। अ फॉल इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर अक्रॉस द होल पीरियड। कहता है कि आप थ्रू आउट जो है वो क्या कहते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फॉल होता रहे। अच्छा भाई, बी कहता है इनिशियल फॉल इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फॉलोड बाय अ राइज। सी कहता है एन इनिशियल राइज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फॉलोड बाय फॉल। डी कहता है अ राइज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर अक्रॉस द होल पीरियड। तो बेटा यहाँ पर सुनो, ये आपके पास परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड, ठीक है, कितने लोग यहाँ पर बेरोजगार बैठे हैं। अब वो लोग जो 16 से 24 साल के हैं, परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड की काफी ज्यादा है, बट थ्रू आउट परसेंटेज क्या होती जा रही है, अनएम्प्लॉयड की फॉल होती जा रही है। थ्रू आउट देखो ना, ट्रेंड देखो क्या हो रहा है, ठीक है, थ्रू आउट क्या होता जा रहा है, फॉल होता जा रहा है ना। तो बेटा शुरू में जब हमारे पास बात चलेगी, कहता है कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉलोड बाय अ राइज। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट कंज्यूम्ड बाय 16 टू 24, यानी कि वो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम्ड बाय 16 टू 24 एज ग्रुप ओवर द पीरियड ऑफ 2010 से 2020। तो अब फॉल इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर अक्रॉस द होल पीरियड, बेटा थ्रू आउट तो आपके पास कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फॉल नहीं होगा, जो लोगों को नौकरी मिल रही है, सही है। An initial fall in consumer expenditure followed by a rise। अच्छा, an initial rise in consumer expenditure followed by fall। देखो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही है, 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 बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, फिर एकदम से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, बढ़ना स्टार्ट हो गई ना वापस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो गई। यानी कि पहले आपका खर्चा जो है वो बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद एकदम से क्या हो जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है, तो आंसर यहाँ पे क्या बनता है, C1, ठीक है। अच्छा बेटा नमाज का टाइम जा रहा है, मैं बस 5 से 10 मिनट में नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, आप लोग आखिरी के जो 10 MCQs हैं उनको अटेम्प्ट करो। मैं बस आ रहा हूँ नमाज पढ़ के, ठीक है, अपने पास ईयर खोले, मैं आ रहा हूँ। चले भाई 21 हम लोग अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं,
In the diagram, the intersection of AD and LRAS at point X represents the current macroeconomic equilibrium. Which point could represent the new equilibrium after the introduction of an increase in retirement age? Increase in retirement age का मतलब बेटा बाबे देर से रिटायर हो रहे हैं, आप अभी बैठे हुए हो एडी के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे डायग्राम है, पॉइंट एक्स पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हाट पॉइंट, विच पॉइंट को रिप्रेजेंट द न्यू इक्विलिब्रियम, जो हमारे पास रिटायरमेंट एज आपकी बढ़ा दे। सही है। अब यहाँ पे देखो बेटा, रिटायरमेंट एज जब आपकी बढ़ेगी तो पहली बात तो ये कि आपकी सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। आपकी सप्लाई जो है वो ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट होगी, तो आपका LRAS राइटवर्ड जाएगा। एट द सेम टाइम जब बेटा हमारे पास रिटायरमेंट एज बढ़ती है तो इसका मतलब है कि लोग अभी ज्यादा काम कर रहे हैं। ज्यादा काम करने का मतलब ये है कि आपका जो एक्चुअल पॉइंट है वो भी राइटवर्ड जा रहा है, वो भी आपका बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी बढ़ रहा है, एंड एट द सेम टाइम आपका जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ रहा है। तो आप एक्स से उठ के कहां पे आ जाएंगे, आप एक्स से उठ के आ जाएंगे सी के। 22 के अंदर बेटा मिस्टेक है, 22 मिस्टेक है, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। 23 के ऊपर है। The diagram shows production possibility curve of two countries, India and Japan. Which combination of output would be achieved if each country is specialized in the product in which it has comparative advantage? अब बेटा देखो, इस आंसर को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इस आंसर को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अब पहले तो आप ये देखो कि टी तो दोनों का बराबर है, ठीक है, चाहे जो है वो दोनों का बराबर है। यहाँ पर चाय में किसी को एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, जबकि इंडिया को राइस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, जापान को राइस में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। हमने यहाँ पे जो गेम करना है वो कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से करना है, तो निकाल लेते हैं भाई। कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे आपके पास आ रहा है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे राइस टू टी, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे टी टू राइस। एक जगह पे इंडिया आ जाएगा, एक जगह पे जापान आ गया। इसी तरह यहाँ पे इंडिया आ गया और यहाँ पे हमारा जापान। सही है। तो आपको ये बताया हुआ है कि जिस भी रेशो के बारे में हम लोग बात करेंगे वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे राइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राइस डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे चाय की बात कर रहे हैं तो इधर चाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सही है भाई। तो जरा यहाँ पे देखते रहिएगा, टी इज टू राइस इज टू टी, यानी कि राइस डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ये किस तरह बनेगा भाई, ये बनेगा 200/600 फॉर इंडिया और 200/500 फॉर जापान। तो मैं यहाँ पे जरा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये है बेटा 200/600 फॉर इंडिया, तो ये 1:0.33 आपके पास आ रहा है। सही है। और जापान का आ रहा है 200/500, तो ये 1:0.44 यहाँ पे अपने पास आ गया। सही है, राइस इज टू टी। और टी इज टू राइस तो जो है हमारे पास क्या मामला है भाई, देखिएगा जरा। यहाँ पे टी डिनोमिनेटर में है, तो देख लेते हैं भाई इंडिया का हमारे पास क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो ये चलेगा बेटा 600/200, यानी कि 1:3 आ गया यहाँ पे। और जापान का हमारे पास है तो 500/200 डिवाइड बाय 200, ये 1:2.5 आ गया। सही है। अब बेटा बात सुनो, कहानी क्या है यहाँ पे। कहानी तो हमारे पास सिंपल सी ये है कि टी जो है वो तो टी तो बनना ही बनना है ना, तो टी तो 200 ही रहेगा आपका। तो टी तो आपका रहेगा 200, वो तो बढ़ नहीं सकता। टी आपका 200 पे आगे फिक्स हो गया। आंसर आपका ए या सी में से कोई एक। सही है। अब बचा आपके पास राइस का 600 और 1200। अब बात सुनो बेटा, मैक्सिमम आप कितना राइस बना सकते हो। मैक्सिमम आप 600 राइस बना सकते हो, भले इंडिया हो या जापान। अब यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है तो मैक्सिमम आप 600 राइस बना सकते हो। 600 से ऊपर की तो कैपेसिटी नहीं है ना आपके पास। तो जो ऑप्शन उसने दिए हुए हैं उसके लिहाज से आपका आंसर क्या बनेगा, ए। कि टी तो वैसे ही दोनों की सेम है, तो टी तो 200 बनेगी, भले इंडिया को कंपैरेटिव हो या भले जापान को कंपैरेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आती है राइस के ऊपर। अब दूसरा ऑप्शन जो राइस का है वो 1200 यूनिट्स है, जो कि हम लोग बना ही नहीं सकते, जो कि हमारी औकात ही नहीं है बनाने की। तो इसीलिए आप 600 पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो आपकी टॉप पे 600। ठीक है। A country's currency has depreciated against all the currencies of its main trading partners. How will the depreciation affect its terms of trade? बेटा आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है तो लॉजिकल सी बात है आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड गिरेगा। ये तो आप लोगों ने अपने
थ्योरी के अंदर थ्रू आउट पढ़ा, सिंपल सी कहानी। A country with a floating exchange rate experiences a large surplus on the current account of its balance of payment. What is likely to decrease as a consequence? कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, आपके पास अच्छा खासा करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो भाई ये बताइएगा कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, मतलब व्हाट इज लाइकली टू डिक्रीज, क्या चीज आपकी गिर सकती है। करेंसी एप्रिसिएट हो रही है भाई, तो अब यहाँ पे देखना, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री, बेटा आपकी करेंसी एप्रिसिएट हो रही है और वो करंट अकाउंट की बात कर रहा है, कैपिटल करंट अकाउंट में नहीं आता, सही है, छोड़ दो इसको। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, बेटा आपकी जब एक्सपोर्ट बढ़ रही है इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, आपका एडी बढ़ रहा होगा, एडी बढ़ने से तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है भाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, वो कह रहे हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इनटू कंट्री, यस, क्योंकि जब बेटा हमारी करेंसी एप्रिसिएट होगी, जब हमारी कंट्री करेंसी जो है वो एप्रिसिएट होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है सरप्लस हो रहा है, करेंसी एप्रिसिएट हो रही है, तो बेटा अपने को इम्पोर्ट सस्ता मिलेगा, तो हमारे इम्पोर्ट की प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो ये आपका पॉसिबल आंसर है। द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, नो, बेटा कंट्री की करेंसी बढ़ेगी, कंट्री की करेंसी फॉल नहीं, आंसर इज सी। Which measure is aimed directly at promoting international trade? बेटा इन चारों में से कौन सा डायरेक्टली इंटरनेशनल ट्रेड को हमारे पास प्रमोट करता है? डिक्रीजिंग एक्सिस्टिंग कोटास, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, सब्सिडीज पेड टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, वेज सब्सिडी स्कीम्स ड्यूरिंग रिसेशन। तो कहता है कि डायरेक्टली हमारा इंटरनेशनल ट्रेड से किस पे अफेक्ट आएगा, और वो प्रमोट करता है ट्रेडिंग को। तो बेटा यहाँ पर जो डायरेक्टली हमारे पास ट्रेडिंग प्रमोट होती है वो होती है इससे, क्योंकि जब आप डायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, देखो एक तो आपने बाहर से किसी का माल नहीं रोका, तो जब आप टैरिफ लगाते हो ना तो रिटेलिएशन होती है, ठीक है, टैरिफ लगाने से रिटेलिएशन होती है। अब आप जब अपनी लोकल फंड को सब्सिडी दोगे ना, तो वो इतना ज्यादा परेशानी का बाइस नहीं बनती, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, आप अपनी लोकल फंड को दे रहे हो ना, टेंशन कोई नहीं, समझे बात। तो जब आप टैरिफ वगैरह या प्रोटेक्शनिज्म के साथ गेम करते हैं, तो उससे आपके पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, रिटेलिएशन, सही है। जबकि जब आप सब्सिडीज प्रोवाइड करते हो तो वो इतना टेंशन का सबब नहीं बनता, प्रोटेक्शनिज्म का पार्ट है, बिल्कुल है, बट वो तो अपने घर में कर रहा हूँ ना मैं तो अपने घर में कर रहा हूँ, समझे बात को। तो जब मैं सब्सिडीज प्रोवाइड करूंगा तो मेरी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ेंगी ना, आप बाहर वाली कंट्री अगर टैरिफ लगा के मेरी प्राइसेस बढ़ा दे वापस से, वो अलग बात है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो टैरिफ लगाए मुझ पे, मैं तो अपनी लोकल कंपनी को दे रहा हूँ ना सब्सिडीज, समझी। व्हाट वुड बी क्लासिफाइड एज अ सप्लाई साइड मेजर? अलॉट और रिड्यूस पावर ऑफ ट्रेड यूनियन, पॉसिबल आंसर है, क्योंकि आप लोगों ने बेस प्राइस पैरेलल के बारे में पढ़ा हुआ है। रिडक्शन इन गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, बेटा ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। ओपन मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटी, बेटा ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, बेटा ये डैम्पनिंग पॉलिसी का पार्ट है, सॉरी स्विचिंग पॉलिसी का पार्ट है स्विचिंग पॉलिसी का पार्ट है, आंसर इज ए। और वैसे भी इसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का डर होता है। व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ अ कंट्रीज नेशनल डेट? बेटा नेशनल डेट का मतलब है कि आपने कितना बाहर से उधार लिया हुआ है, तो सिंपल अक्यूमुलेटेड बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स, ये बेटा आपका बजट होता है। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट टू द मनी इट ओज, ये आपके एक्सपेंसेस के अंदर उधर आता है, क्या कहते हैं, वो नेट इनकम नेट ट्रांसफर वाले करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। द टोटल मनी ओड बाय ऑल हाउस होल्ड इन द कंट्री, बेटा हाउस होल्ड नहीं, गवर्नमेंट की बात आती है, ठीक है। A country experiences a fall in the value of exports and an increase in the value of imports of goods and services. What are the effects of these changes? कहता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई और आपकी इंपोर्ट बढ़ गई, तो बेटा सिंपली इससे एडी तो आपका फॉल होगा, सही है, एडी आपका फॉल होगा, और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये भी खराब होगा, लॉजिकल सी बात है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो आंसर इज बी। अगेन बेटा 30 जो है ये इसमें मिस्टेक है, तो ये हम लोग नहीं करेंगे, सही है। 30 वाला जो आपके पास है बेटा इसके अंदर मिस्टेक है, मसला है, तो ये हम लोग नहीं करें, ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा पेपर था, खैर इंटरनेट का मसला पड़ गया, चलो शुक्र है पेपर तो पूरा हो गया। ये आपका पूरा पेपर था भाई, मई जून 2023 वेरिएंट 1 पेपर, ठीक है भाई।